नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं। ये बड़ी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपए का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज़ है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, सूर सागर लेक एंड नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कि सूर सागर झील तथा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। हम देखते हैं कि इनमें से सही कौन सा होगा। आंसर सी होगा, गुजरात। गुजरात के बारे में आप जानिए कि सूर सागर लेक जो है वो वडोदरा में स्थित है और वडोदरा हम जानते हैं कि ये गुजरात में ही है। दूसरा हम जानते हैं कि नाल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है वो वहाँ पे पूरे विश्व से बहुत सारे पक्षी जो हैं वहाँ पे आते हैं, वो हमेशा ही वहाँ पे आते हैं, वो भी गुजरात में ही है। नेक्स्ट हम जानते हैं 252, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के बारे में आप नीचे दिए गए कथनों को देखिए और इसके ऊपर विचार कीजिए। और लास्ट में हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान पड़ेगी कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। कौन सा ऊपर दिया गया कथन सही है, तो ये ध्यान दे करके उसके बाद से आप इसको पढ़िए। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, हरियाणा डजंट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। हरियाणा की बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डज नॉट शेयर को आपको ध्यान देना है, डज नॉट शेयर, ठीक है। तो हरियाणा की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। दूसरा है कि हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत में किसी भी राज्य के प्रति व्यक्ति आय में लगभग दूसरे नंबर पे है। आप जान लीजिए कि पहले नंबर पे कौन होगा, ये भी हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। चलिए हम देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। कि ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी नीदर 1 nor 2। आप जानिए कि कौन सा इसमें होना चाहिए। ये होना चाहिए आंसर सी, बोथ 1 and 2 हमारा सही है। आप जानिए कि हरियाणा की अगर हम सीमा देखें तो उसके पूरब में है हमारा यूपी और उसके पश्चिम में है पंजाब, उसके नॉर्थ में मतलब कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश और साउथ यानी कि दक्षिण में है राजस्थान। तो इस तरह से ये हो गई हमारे हरियाणा की चारों तरफ की सीमाएं। इसमें आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि हरियाणा की सीमा किससे मिल रही है, मध्य प्रदेश से। तो अगर मध्य प्रदेश लिखा है इसका मतलब कि वो गलत है, ठीक है। और वहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि मध्य प्रदेश से सीमा नहीं मिलती है, मतलब कि स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो गया। अगर दूसरा हम स्टेटमेंट देखें कि दूसरा स्टेटमेंट है कि हरियाणा हैज़ अ सेकेंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया आफ्टर गोवा। जानिए कि भारत में जितने भी राज्य हैं, टोटल 28 राज्य, वहाँ पे सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ गोवा के लोगों की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप देखें कि हरियाणा गोवा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 253, द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ द मल्टीपर्पज सतलज ब्यास प्रोजेक्ट इज। अब ध्यान देखिए, एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है सतलज ब्यास परियोजना। अब इससे लाभ पाने वाले राज्य, बेनिफिशियरी स्टेट, लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे है हमारा हरियाणा, 2 नंबर पे है पंजाब, 3 नंबर पे है उत्तराखंड और 4 नंबर पे है राजस्थान। आप बिल्कुल ही देखिए कि इसका सही क्या होना चाहिए। तो सही होगा इसका आंसर सी, ओनली 1, 2 and 4। मतलब कि इसमें आप पाएंगे कि जो बहुउद्देशीय सतलज ब्यास परियोजना है इसके लाभ पाने वाले कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे हरियाणा, उसके बाद से हमारा 3 नंबर पे पंजाब और 2 नंबर पे पंजाब और 4 नंबर पे राजस्थान। जो तीसरा कौन सा था, उत्तराखंड, यूके, वो नहीं, उससे कोई भी लाभ पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 254। 254 क्या है, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अचीव्ड 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज। अब हमारे देश में कौन सा राज्य सबसे पहले
100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि किस राज्य ने अपने सभी गांवों में सबसे पहले बिजली उपलब्ध करा दी थी। हमारे पास ए है पंजाब, बी है हरियाणा और सी है गोवा और डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने 1970 में ही अपने सारे गांवों में 100% बिजली पहुंचा दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 255। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। अब दो स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है या दोनों ही करेक्ट है। हमारे पास पहला स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट 1978 रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट अ लीगल राइट। जो संविधान का 44वां संशोधन था 1978 का, उसने क्या किया? संविधान से जो मौलिक अधिकारों की सूची है, फंडामेंटल राइट्स की सूची है, उसमें से संपत्ति के अधिकार को बाहर निकाल दिया था और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा आप और आगे जान लीजिए कि इससे पहले, मतलब 44वें संविधान संशोधन जो 1978 का हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था? संविधान में संपत्ति के अधिकार को लेते हुए टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या थी टोटल 7, राइट। 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को निकाल लिया गया और उसको सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। स्टेटमेंट 1 हो गया हमारा। अब मैं जो बात बोल रहा हूं क्या सही है गलत है, आप इसको ऑप्शन में डिसाइड करेंगे। सेकंड है हमारा कि आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो अमेंडमेंट टू प्रोवाइड आर्म्ड रिबेलियन एज वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इसी संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, जो कि 44वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया था कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में भी अमेंडमेंट किया गया, उसमें सुधार किए गए, उसमें संशोधन किए गए और जो आंतरिक विद्रोह था, इंटरनल रिबेलियन, उस शब्द को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन, यहाँ पे आर्म्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ दिया गया था ताकि जो भी मतलब इमरजेंसी है उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके, जैसे इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया था 1975 में। सिर्फ एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल प्लस स्टूडेंट रिबेलियन था, रिबेलियन नहीं कह सकते हैं आप, प्रोटेस्ट कह सकते हैं जेपीजी के द्वारा, और उसी का बहाना बनाते हुए देश में उस समय की इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पूरा जगह पे इमरजेंसी लगा दिया गया था। अब उसी चीज़ को हटाने के लिए कि फिर से इसका दुरुपयोग न हो सके, इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में भी संशोधन किया गया और इंटरनल रिबेलियन को हटा करके पहले क्या लिखा होता था? यहाँ पे लिखा होता था इंटरनल रिबेलियन, आर्म्ड तो था ही नहीं, तो इंटरनल को हटा दिया गया और आर्म्ड रिबेलियन को जोड़ दिया गया। अब आप बताइए कि दोनों में से कौन से सही हैं? मैं आपको बताता हूँ दोनों ही हमारे यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 256 हम देखते हैं। 256 हमारा क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज नॉट करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट को आप देखिए और आप बताइए कि दोनों में से करेक्ट कौन सा नहीं है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, द अमेंडमेंट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1977 वर मेनली फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अब जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 का, वो खास करके हमारा जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। एक हमारा ये हो गया स्टेटमेंट। अब आपको बताना है क्या यह गलत है, क्योंकि विच इज़ नॉट करेक्ट ही तो हमें चुनना है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, द अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर डीलिंग विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अब इसी 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, चलिए मैं आपको हिंदी में ही दिखाता हूँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या गया था? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की एक नई सूची डाल दी गई थी और एक नया अध्याय जोड़ दिया गया था ताकि राष्ट्र में, हमारे देश में जब भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हों तो उससे निपटने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक विशेष प्रावधान हो जाए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा सही है। सीधे ही मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। आंसर होगा हमारा डी, नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि हमें गलत चुनना था लेकिन गलत यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, वह इमरजेंसी के तुरंत बाद हुआ था और ख़ास बात जो उसमें कही गई थी कि इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के जो भी
सिफारिशें हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए इसको किया जा रहा है। दूसरा, आप जानेंगे कि इसी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी जो हम आज पाते हैं, हमारे संविधान का एक हिस्सा है, उसको इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और उसके द्वारा यह प्रावधान बनाए गए कि अगर देश में कोई राष्ट्र विरोधी घटनाएं होती हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा। ठीक है, और आप जान लीजिए इसकी खास बात क्या है, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का है वो इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा उसमें संशोधन हुए थे कि इसको एक तरह से हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि यह संविधान का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब कई सारी चीज़ें तो उसमें 1975 का जो इमरजेंसी था उसको सही ठहराने के लिए, ठीक है, राइट प्रूव करने के लिए उसको की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 257। आप देखिए कि अंडर 51st अमेंडमेंट एक्ट 1984 संविधान का 51वां संविधान संशोधन 1984 का हुआ था, उसके द्वारा आर्टिकल 330 मतलब कि अनुच्छेद 330 को संशोधित किया गया ताकि कुछ राज्यों में जो राज्य के जो पार्लियामेंट है, राज्य के पार्लियामेंट यहाँ पे नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यहाँ पे हम कहते हैं एलए, या फिर आप लिखिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो कुछ राज्यों के या फिर एक राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बदलाव किए गए और वहाँ पे कहा गया कि भाई इन राज्यों में शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्व सीट रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हमारे पास 1 है मेघालय, 2 है नागालैंड, 3 है हिमाचल प्रदेश और 4 है मिजोरम। आपको बताना है कि इनमें से किस किस में ऐसा हुआ था। आप जानिए कि यह जो है डी चारों ही राज्यों में यह बदलाव किए गए थे। और जो आप देखिए कि ये जो संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन 1984 का है, आर्टिकल 330 को संशोधित किया गया और उसमें कहा गया कि मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी या रिजर्व रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 258 देखते हैं। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। आप जानिए कि संविधान में हमारे पहले एक जो वोटिंग एज थी वो 21 साल की थी, बाद में इसको घटा करके 18 साल कर दिया गया था और इसी की वजह से जो भी आज 18 या 18 से ज़्यादा के युवा हैं वो वोट दे पाते हैं। तो यह 21 से 18 जो घटाने वाली उम्र थी वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। हमारे पास ए ऑप्शन है 62वां संविधान संशोधन 1989 का, 61वां संविधान संशोधन 1989 का, 63वां संविधान संशोधन 1989 का और 64वां संविधान संशोधन 1990 का। सही आंसर आप बताइए कौन सा इसमें होगा। सही आंसर होगा कि यह है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 का। जब यह किया गया तो हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 326 है उसमें यह बात साफ साफ लिखी गई कि जो भी हमारे 18 साल से लेकर के 20 साल के बीच के युवा हैं वो अभी तक अनरिप्रेजेंटेड है, मीन्स दे आर नॉट हैविंग द राइट टू कास्ट देयर वोट, दे आर नॉट हैविंग राइट टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स। कि अगर जो भी सरकार है हम उसके बारे में कैसा अच्छा बुरा सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसको जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, तो 18 से लेकर 21 साल वाले नहीं दे पाते थे। इसी को सुधारने के लिए आर्टिकल 326 में साफ साफ लिखा गया और वोटिंग एज को घटा करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया। कब? 1989 में। कान खोल करके और इसको अच्छी तरह से दिमाग खोल करके डाल लीजिए। और 61वां संविधान संशोधन था ये। हम देखते हैं 259 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज रीनेम्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था और उस समय दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले मैं आपको ABCD बताने के पहले आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। अभी एज ऑन डेट आप जानते हैं कि भारत में टोटल 8 जो हैं
यूटीज़ हैं, ठीक है। 8 यूटीज़ के मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर गिनाऊंगा कि उनको कैसे बोलते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ यूटी ऑफ JNK, तो हम बिल्कुल लिखेंगे कि यूटी ऑफ JNK। अगर लिखूँ यूटी ऑफ लद्दाख, तो यूटी ऑफ लद्दाख लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कि यूटी ऑफ चंडीगढ़, तो यूटी ऑफ चंडीगढ़ लिखेंगे। अगर लिखूँ कि यूटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल पुद्दुचेरी, तो पुद्दुचेरी लिखेंगे। बट इफ़ आई नीड टू राइट कि यूटी ऑफ दिल्ली, जैसे ही हमने लिखा यूटी ऑफ दिल्ली, अगर आप UPSC या किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो फट से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यूटी ऑफ दिल्ली होगा ही नहीं, क्योंकि यूटी ऑफ दिल्ली को बदल करके क्या कर दिया गया है, NCT ऑफ दिल्ली कर दिया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है, आप देखिए कि यह किया गया है, हमारे आंसर हमारा ए है 69वां अमेंडमेंट एक्ट 1991 का, ठीक है, 69वां अमेंडमेंट एक्ट 1991 का। फिर हम देखते हैं 260, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा या कौन से सही है। हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि द 73rd अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ही संविधान को जो है अमेंड करके, उसको बदल करके और संशोधित करके जो पंचायती राज्य संस्थाएं हैं उनको एक संवैधानिक स्थिति दी गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा, 73वां अमेंडमेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि संविधान के अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मैं कर दे रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 40 में राजनीति के उन निर्देशों में से एक को शामिल किया गया है जो उस राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे राजनीति के उन निर्देशों का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, जो कि हम जानते हैं कि संविधान में 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक हैं। तो यहाँ पे 40 की बात कही जा रही है, तो 40 के द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब कि आर्टिकल 40 में वह बात कही गई है जिसके द्वारा, ठीक है, मतलब राज्य के नीति निर्देशों के उन चीज़ों की बात की गई है जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया जा सकता है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो गए, दोनों स्टेटमेंट से कौन से सही होने चाहिए, आप देखिए ऑप्शन, और ऑप्शन क्या सीधे ही आंसर, देखिए आंसर C, बोथ 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं। दोनों अगर सही है तो आप देख लीजिए क्या है, 73वां संशोधन अधिनियम था, ठीक है, उसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 44वां अनुच्छेद है हमारे संविधान का, जो कि DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से ऐसे तत्व हैं वो जो कि किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत को संगठित और उसको पावरफुल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 261। सबसे पहले हमें दिए गए स्टेटमेंट को देखना है और उसके बाद बताना है इसमें कि कौन सा करेक्ट है। अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि द 74th अमेंडमेंट एक्ट मेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज इन अर्बन एरियाज सच एज टाउन एंड सिटीज़। देखिए जस्ट अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो पहला ही वाला आप देखिए कि यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था, 73वां संविधान संशोधन था हमारे विलेज पंचायत के लिए, ठीक है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन के लिए। इस क्वेश्चन में अगर 74th अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं तो इसने क्या किया कि वैधानिक बनाया कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में, जो भी टाउन होगी, सिटी होगी, वहाँ पे जैसे ग्राम पंचायतें होती हैं वैसे ही शहरी जो है, शहरी आपका स्थानीय प्रशासन है, उसके लिए वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि न्यू पार्ट 9A रिलेटिंग टू द म्यूनिसिपैलिटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित नया भाग 9A शामिल किया गया था। अब 2 स्टेटमेंट हमें मिल गए, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या दोनों ही गलत है। हम सही ही देखेंगे, आप जानिए दोनों ही सही है। तो इस तरह हमें मिल जाता है। अगर मैं कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आता है कि 74वां अमेंडमेंट, याद रखना है कि यह है अर्बन बॉडीज़ के, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे 73वां लिख दिया जाता है, आपका तुरंत ही आ जाना चाहिए कि रूरल बॉडीज़ के
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दोनों एक ही बात हुई। रूरल बॉडीज़ का जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स आई एम स्पीकिंग अबाउट द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो 73वां है गांव के लिए, 74वां है शहर के लिए। और मतलब शहर में क्या होता है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह होती हैं। उसके बाद से अब दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही क्या है कि जो 9A संविधान में जोड़ा गया म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कि संविधान में, उससे 3 तरह के म्यूनिसिपैलिटीज़ का ये माना गया कि भाई यहाँ पे किस तरह से 3 तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब उसमें क्या होगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पंचायत होंगे ऐसे एरिया को जो कि जहाँ पे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन हो रहा हो, कि जहाँ पे पहले गांव था अब धीरे धीरे अर्बन एरिया बन रहा है, वहाँ पे नगर पंचायत होंगे। उसके बाद से जो भी छोटे अर्बन एरियाज होंगे, छोटे शहरी क्षेत्र होंगे, वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होगी। और जो लार्ज अर्बन एरियाज होंगे वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अगर कोई बड़ा अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। छोटा स्मॉल अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होगी। और ऐसे जो कि पहले गांव थे धीरे धीरे अब शहर बन रहे हैं और शहर बन चुके हैं, वहाँ पे लिए जब ये ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए नगर पंचायत हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 262, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट लुक इन टू द क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारा भाई नॉट करेक्ट लिखा है, तो नॉट करेक्ट को ध्यान देना ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉट करेक्ट को ध्यान में देते हुए कि नीचे दी गई चीज़ों को ध्यान देना है। इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट हमारा 1 है, 100वां अमेंडमेंट एक्ट, संविधान का जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था 100 2015 का, उसने संविधान के पहले शेड्यूल में प्रथम अनुसूची जो है उसमें बदलाव किए हैं। दूसरा हम देखते हैं, दिस वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज टू पाकिस्तान। अब ये जो 2015 में ये संविधान का 100वां अमेंडमेंट किया गया था, यह इसलिए किया गया था ताकि इंडिया जो है मतलब जो भी उसने टेरिटरी पाकिस्तान से ले रखी है उसको फिर से पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि भारत अभी 2015 के आसपास संविधान में कोई ऐसा बदलाव करेगा कि जो हमने पाकिस्तान से ले रखा है वो हम पाकिस्तान को दे दें? तो पहली तो बात है कि हमने पाकिस्तान से ऐसा कुछ ले ही नहीं रखा। दूसरा कि मतलब बिल्कुल ही ये स्ट्रांगली यहीं पर कट जाता है। अब आप देखिए कि क्या इसमें कौन सा सही है। सिर्फ ए ही सही है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 100वां, ये बिल्कुल ही सही है कि 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ था। इसने फर्स्ट शेड्यूल जोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा किस बात के बारे में कहता है? फर्स्ट शेड्यूल साफ साफ कहता है कि जो भी हमारा संघ है और उसके राज्यों के बारे में, ठीक है। अब 2015 में जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था उसका मतलब यह था कि जो भी मतलब किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जा सके कि बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी को हम एक्वायर कर सकें और अपनी टेरिटरी को बांग्लादेश को दे सकें, मतलब अदल बदल कर ली जाए। जो भी एनक्लेव टाइप के ये थे कि हमारे फ्रिंजेस बांग्लादेश में घुसे हुए हैं तो वहाँ के कुछ गाँवों को जो है बांग्लादेश को दे दिया जाए और जो वहाँ वाले जो हमारे यहाँ पे घुसे हुए थे उसको अपने यहाँ पे ले लिया जाए, ठीक है। तो ये 100 पाकिस्तान यहाँ पे नहीं होगा, बांग्लादेश होगा। दैट्स वाई 2 इज इनकरेक्ट। 263 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब संविधान के 2003 में हुए 88वां संविधान संशोधन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान दीजिए, करेक्ट, ठीक है। अब जो 88वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसने संविधान के अनुच्छेद 270 को बदला और संविधान में अनुच्छेद 268A को डाल दिया, 268 को इंसर्ट कर दिया और आर्टिकल 270 को बदल दिया। उसके बाद इसने और क्या किया? इट ऑल्सो अमेंडेड दिस 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने संविधान के 7th शेड्यूल को भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये 2 बातें आ गई यहाँ पे। सबसे पहले हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता दूं कि कौन सा करेक्ट है। याद रखिए कि जो आर्टिकल 270 और आर्टिकल में अमेंडमेंट और आर्टिकल 268A के इंजर्सन की बात कही जा रही है संविधान के 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ये खासकर किस बारे में है? दिस इज अबाउट सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स
के बारे में, और ये सारे प्रोविजंस देता है कि कैसे सर्विस स्टेज को जो है यूनियन लगाएगा और उसको लेगा कौन कौन, यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही लेंगे। ठीक है, इससे संबंधित बिल्कुल ही बात सही है कि संविधान के आर्टिकल 270 270 में बदलाव किए गए और संविधान में आर्टिकल 268A जोड़ा गया। ये सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट जो है हमारा कि संविधान का 7 शेड्यूल जो है चेंज किया गया था और वहाँ पे खासकर इस बात को जोड़ा गया था कि सर्विस टैक्स जो होगा। तो इस तरह से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर सी सही है, बोथ 1 और 2, राइट। ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 264 देखेंगे। देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है, बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पे धीरे से इनकरेक्ट तो नहीं लिख दिया और जैसे ही आपने सिर्फ करेक्ट चुना वैसे ही आप गलती हो गए। तो यू नीड टू सी इट एट द फर्स्ट हैंड कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द 89th Amendment Act 2003 led to the bifurcation of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो संविधान का 89 संशोधन हुआ था 2003 में, उसने क्या किया कि उससे पहले एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग होता था। बस उसने क्या किया, दोनों को 2 भागों में बांट दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आयोग बना दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक दूसरा आयोग बना दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये तो 2 हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसने जो 89 संशोधन अधिनियम 2003 हुआ है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने क्या किया कि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 338 में बदलाव किए, अमेंडमेंट किए, और इसमें 338A को इंजर्ट कर दिया, डाल दिया, राइट। अब आपको बताना है कि इसमें से हमारा सही कौन सा है। आप देखिए, दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 265 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और डिटरमाइन करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम इज द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द कंट्री। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो हमारे देश में दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर है तो यह दूसरा अवार्ड ऐसा है कि आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि इट इज़ अवार्डेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसको हर एक साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। ये 2 स्टेटमेंट हो गए। तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, द रेसिपिएंट इज आर सेलेक्टेड एंड ऑनर्ड फॉर देयर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एट नेशनल लेवल। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे 5 सालों के अंदर उसका परफॉर्मेंस, उसके खेल का बहुत अच्छा वो वहाँ पे पेशकश करता है तो उसको ये दिया जाता है। ठीक है, किसकी मैं बात बोल रहा हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में भाई तीनों में से कौन से सही है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा आंसर बी, ओनली 2 जो है हमारा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट करेक्ट, मतलब कि सिर्फ हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। आपको चुनना क्या था यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 265। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल का सम्मान है, दूसरा, सेकंड हाईएस्ट की बात की जा रही है। फिर हम देखते हैं दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ अवार्डेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स क्या हो गया, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। तीसरा हम देखेंगे कि द रेसिपिएंट इज आर सेलेक्टेड एंड ऑनर्ड फॉर देयर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एट नेशनल लेवल। यह उन लोगों को दिया जाएगा, पहले उनको चुना जाएगा, फिर उनको सम्मानित किया जाएगा, वैसे लोग जो कि पिछले 5 सालों के दौरान पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अपने खेल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं।
तो अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। कौन सा सही होगा मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। सही सिर्फ इसमें 2 है, ठीक है, सही सिर्फ इसमें 2 है और 1 भी गलत है और 3 भी गलत है। 1 क्यों गलत है? क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ना होकर के दिस इज द हाईएस्ट या फिर आप कहिए फर्स्ट हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर्स है। अगर खेल के क्षेत्र में कोई काफ़ी आउटस्टैंडिंग है तो इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से बड़ा कोई दूसरा अवार्ड नहीं है। एक हो गया, तो इस तरह से एक हमारा गलत हो गया। तीसरा भी आप जान लीजिए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे किसने सिर्फ 4 सालों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है किसी भी गेम्स में, तभी उसे सेलेक्ट किया जाएगा और उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरह हमारा 1 और 3 दोनों ही गलत हो गए। सही आंसर हमारा क्या बचा? हमारा यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। तो इस तरह आप देखिए सिर्फ बी ओनली 2 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 266। आप जानिए कि 266 हमारा कहता है कि जो द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर है इज द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। ठीक है, अब तेंजिंग नॉर्वे की बात की जा रही है कि तेंजिंग नॉर्वे जो साहसिक पुरस्कार है वो साहसिक कार्यों के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं उसके हिसाब से यह एक सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है। अब किस क्षेत्र में है ये? एक तो लैंड हो गया, भूमि के क्षेत्र में, सी समुद्री क्षेत्र में, वायु के क्षेत्र में, और ये यहाँ पे हो गया पानी के क्षेत्र में। आप देखिए कि सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। आंसर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 मतलब लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, साधारण सी बात है कि तेंजिंग नॉर्वे जो है ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है वो हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है कि अगर आप चाहे ज़मीन पे चाहे समुद्र में या एयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, एडवेंचर करते हैं, तब जा कर के आपको दिया जाएगा। वाटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सी में वाटर ही इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 267। 267 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा सही नहीं है? आप देखिए, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है वो जो भी स्पोर्ट्स और गेम में जो बहुत ही अच्छे कोच लोग होते हैं, कोच जो कि गेम को सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। फिर दूसरा है कि अर्जुन अवार्ड आर गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट स्पोर्ट्स। और अर्जुन अवार्ड है अगर किसी ने गेम्स में बहुत अच्छा खेला है तो उसका दिया जाएगा, द्रोणाचार्य उसको दिया जाएगा जिसने सिखाया है। और तीसरा है कि ध्यानचंद अवार्ड जो है वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द कंट्री है। मतलब कि अगर पूरे ज़िंदगी भर में जब तक आपका खेलों का समय रहा है, अगर उसमें आपने काफ़ी अच्छा खेला है तो उसके लिए आपको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाएगा। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। सही आप जानिए कि इसमें से आंसर डी है। मतलब इसमें आपको चुनना क्या था? बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, विच इज़ आर नॉट करेक्ट। तो जो गलत है उसको चुनना है, लेकिन गलत इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा, नॉन ऑफ दिस। और ये सारे के सारे ही सही हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इज अ रनिंग ट्रॉफी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। अब यहाँ पे बात की जा रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा यह ट्रॉफी दी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जाती है, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर बी है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। सी है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। और डी है कल्याण मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के द्वारा। तो आप जानिए कि सही आंसर होगा इसका आंसर ए है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है, जो कि किसके द्वारा दी जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और हर एक साल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको दिया जाता है, जिसका भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी में या फिर नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, उसको ये दिया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे 269। 269 क्या है कि हमें यहाँ पे देखना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए स्टेटमेंट को आपको देखना है और पता करना है कि कौन सा सही है। तो सही है तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट हो गया कि जो रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, मतलब कि द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो क्रिएट किया गया है, वो नया बनाया गया है और यह 4 स्टार जनरल का एक रैंक है, 4 स्टार जनरल का।
अब हम सेकंड जो है वो देखते हैं। दूसरा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल ऑल्सो हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वह रक्षा मामलों के विभाग को भी देखेंगे, उसके ये चीफ होंगे, प्रमुख होंगे। फिर हम तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज क्रिएटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि रक्षा मंत्रालय के भीतर ही जो सैन्य मामलों के विभाग जिसके कि चीफ होने वाले हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या हो चुके हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है। अब हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी होना चाहिए, 1, 2 एंड 3, मतलब कि तीनों ही हमारा सही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप पाएंगे कि बहुत ही यह हाल ही में बनाया गया एक पोस्ट है और वो भी समकक्ष होते हैं, इनफैक्ट थोड़े से सीनियर होते हैं, बट रैंक की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टार जनरल हैं, जैसे कि हमारे तीनों चीफ होते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, वैसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 270 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। हमारे पास पहला कथन है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एवर रिसीव अ नोबेल प्राइज। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा हम देखते हैं कि ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क गीतांजलि, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 1915। अब रविंद्रनाथ टैगोर को जो 1915 में उनका गीतांजलि नामक एक काव्यों का संग्रह था, उसके लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा हम देखते हैं कि शांति निकेतन जहाँ पे वो रहते थे, बाद में उसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से हमारे सही हैं। आप जानिए कि सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, नंबर 2 सही है, बाकी 1 और 3 हमारे सही नहीं है। हम देख लेते हैं क्या है कि सबसे पहली बात है कि ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो बेशक लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और उनके गीतांजलि वर्क के लिए दिया गया। लेकिन उनको दिया कब गया था? उनको दिया गया था ये 1915 में। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो सिर्फ हमारे 1 और 3 ही सही हुए और स्टेटमेंट 2 जो है हमारा ये गलत हुआ है। ये दिस शुड नॉट बी 9, यहाँ पे 1913 होना चाहिए, 1915 जो वहाँ पे दिया गया है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं 271 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखना, आप बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स वॉज क्लेम्ड इन 1930। भारत का पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1930 में दिया गया था। ठीक है, इट वॉज क्लेम्ड बाय द रेनाउंड फिजिसिस्ट सर सीवी रमन। अब यह जो पुरस्कार था नोबेल प्राइज का फिजिक्स में, आपने देखा पहला स्टेटमेंट कि भारत का पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था 1930 में। दिया किसको गया था? कि एक बहुत ही प्रसिद्ध थे सर सीवी रमन, उनको दिया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि रमन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द इम्पोर्टेंट ऑप्टिक्स रिसर्च, और उनको ऑप्टिक्स के क्षेत्र में, मतलब कि जो प्रकाश के से रिलेटेड है, प्रकाशिकी अनुसंधान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। अब आपको बताना है कि तीनों में से कौन से सही हैं। आप सीधे देखिए कि हमारा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे, बात करना जरूरी है। क्यों? ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, एक एक करके देखिए। 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में हमें मिला था, राइट। किसको मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को, राइट। सबसे पहला हमें कब मिला था? 1913 में मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में हमको मिला था? वो मिला था हमें लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा आपको गूफी लग रहा होगा। गूफी कैसे लगेगा? क्योंकि रमन साहब को, सीवी रमन साहब को, जो 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज़, वो एक्चुअली ऑप्टिक्स के ही क्षेत्र में मिला था। कई सारे लोग जो आप पहले से जान रखे हैं वो जानते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उनको मिला है। इसका मतलब ये लाइट है, दिस इज रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स, मतलब कि यह ऑप्टिक्स रिसर्च के ही बारे में है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 272, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर नॉट करेक्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट करेक्ट वाला चुनना है, जो सही नहीं है उसको चुनना है। हमारे पास 1 है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर डेवलप द थ्योरी ऑफ वाइट ड्वार्फ स्टार। अब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने जो है उन्होंने सफ़ेद बौने सितारे मतलब ड्वार्फ स्टार का थियरी विकसित किया था, सिद्धांत दिया था। दूसरा हम देखते हैं, दिस थियरी पोस्ट अ लिमिट ऑफ मास ऑफ ड्वार्फ स्टार नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। अब यह जो इनका सिद्धांत है वो कहता है कि किसी भी ड्वार्फ स्टार जो सफ़ेद कलर का क्षुद्र, ठीक है, ड्वार्फ बौना स्टार है, राइट, ये जो बौना स्टार है इसकी जो मास है, इसका द्रव्यमान है, यह इसकी सीमा है और उस सीमा को हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। फिर तीसरा है कि चंद्रशेखर साहब को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। अब आप बताएंगे कि तीनों में से कौन सा सही है। सीधे आइए, आंसर डी जो है वो नॉन ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे हमें चुनना क्या था, करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब कि तीनों ही हमारे यहाँ पे सही हैं। 273 देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। जीवन रक्षा पदक के बारे में आपको इस जीवन रक्षा पदक जो सीरीज है अवार्डों की, उसके बारे में आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, जीवन रक्षा पदक जो सीरीज ऑफ अवार्ड है वो पहला कहा जा रहा है कि करेज में, मतलब कि साहस को दिखाने के क्षेत्र में, या फिर किसी भी केस में मान लीजिए कि किसी की जान जा रही है, वहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज जब तक आप साहस जुटाएंगे कि मैं कुछ करूँ तब तक किसी की जान जा चुकी होगी। तो जो जीवन रक्षा पदक दिया जाता है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है कि पहला तो उसमें करेज हो, और करेज वो प्रॉम्प्ट हो कि किसी चीज़ का परवाह ना करते हुए सीधे मतलब उसमें कूद पड़े और सामने वाले की जान बचा ले। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये है कि इट इज़ गिवन फॉर द मैरिटोरियस एक्ट ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम ड्राउनिंग, फायर इंसिडेंट्स, रेस्क्यू ऑपरेशन इन माइन, नेचुरल कैलामिटीज़ एंड अदर सच इवेंट्स। अब ये जो जीवन रक्षा पदक सीरीज दिया जाता है अवार्ड, जीवन रक्षा पदक अवार्ड, वह दिया जाता है कि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाई हो डूबने से, ड्राउनिंग से, आग लगने से, या फिर अगर कहीं पे खदानों में खुदाई चल रही है वहाँ पे लोग फंस गए हैं उनकी जान बचा करके, या फिर जो प्राकृतिक आपदा के समय या इस तरह की किसी भी घटना में अगर आप दूसरे की जान बचाते हैं तो आपको जीवन रक्षा पदक अवार्ड की जो सीरीज है उसमें से दिया जाएगा। अब इस तीसरा स्टेटमेंट है कि जीवन रक्षा पदक अवार्ड की 3 श्रेणियां हैं, राइट। तो अब हमें ये मिल गया है। अब आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। आप जानिए तीनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा 274, पद्मा अवार्ड आर गिवन इन द फील्ड्स ऑफ। अब जो पद्मा अवार्ड दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में। पब्लिक अफेयर हमारा ये हो गया सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, और साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मा अवार्ड। आप जानिए कि जो है ये चारों के चारों ही हमारे सही हैं, चारों में ही पद्मा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से आ गए? पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा और विभिन्न कई दूसरे विशिष्ट सेवाएं हैं, उनमें ये दिया जाता है, ठीक है। 275 हम चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। अब कौन सा भारतीय राज्य बासमती राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? अपने कंट्री से भेजना, मतलब निकालना, मतलब निर्यात। कई लोगों को डाउट होता है निर्यात क्या है, आयात क्या है। निर्यात जान लीजिए, निकाला जब जा रहा है कंट्री से, कोई चीज़ भेजी जा रही है दूसरे कंट्री के लिए, एंड यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बासमती राइस को निर्यात करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब हम जानेंगे ए पंजाब, बी हरियाणा, सी वेस्ट बंगाल और डी आंध्र प्रदेश। आप जानिए कि बासमती राइस का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा जो निर्यातक है
वह राज्य है कौन सा? बी, हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बासमती राइस हरियाणा से दूसरे देशों के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ए हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवभूमि। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। फिर बी हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। जब भी राज्यों का गठन हो रहा था तो उस समय हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था भारतीय संघ में शामिल होने वाला। ठीक है, तो भारतीय संघ का 18वां राज्य था हिमाचल प्रदेश। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गए। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा सही है। आंसर सी सही है, बोथ 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं। 277 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर झारखंड। अब कौन से स्टेट की सीमा जो निम्नलिखित हैं उनकी सीमा झारखंड से नहीं मिलती है? हमारे पास ऑप्शंस है, उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं मिलती है, बिहार की सीमा झारखंड से नहीं मिलती है, वेस्ट बंगाल की सीमा झारखंड से नहीं मिलती है और उड़ीसा की सीमा झारखंड से नहीं मिलती है। आपको बताना है कि सही कौन सा है। सही इसमें क्या होगा कि आंसर डी, मतलब कि सही तो सारे हैं लेकिन हमें चुनना है यहाँ पे क्या था? डज नॉट बॉर्डर। मतलब कि अगर कोई चुनना होगी इसमें सही नहीं है तो सारे के सारे इसमें सही हैं। इसका मतलब कि कोई भी आंसर हमारा यहाँ पे गलत नहीं है। मतलब कि सीमा हमारे आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की भी मिलती है, बिहार की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की भी मिलती है और उड़ीसा की भी सीमा मिलती है। कहाँ से? हमारे झारखंड से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। 278 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब हम देखेंगे नीचे दिया गया स्टेटमेंट क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। एक तो है कि मैसूर स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1953। मैसूर का जो राज्य था वो बना था 1953 में। मैसूर, क्या अभी ऐसा कोई राज्य है? आप पाएंगे कि मैसूर नाम का कोई ऐसा राज्य नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा है कि इट वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका इन 1973। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका फंसेगा। कहा जा रहा है कि आपको बताना है दोनों में से सही कौन है या दोनों ही सही हैं। आप जो सही समझते हैं वो बताइए, दोनों ही सही नहीं है। मैसूर जो है वो 1953 में एक राज्य बना था, फिर 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया था। अब आपको बताना है सही कौन सा है। आप पाएंगे दोनों ही सही है। सबसे पहले 1953 में मैसूर बना था और 1973 में मैसूर का नाम आज का जो कर्नाटका है वो कर दिया गया था। 279 हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द फर्स्ट वेल नोन रूलर्स ऑफ महाराष्ट्र वर द सतवाहनस। कि महाराष्ट्र के जो सबसे अच्छी तरह से जाने जाने वाले जो शासक थे उनका नाम था सतवाहन। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, सतवाहनस वर प्रैक्टिकली द फाउंडर्स ऑफ महाराष्ट्र। कि आप जानेंगे कि सतवाहन जो थे वही, मतलब कि प्रैक्टिकली आप पाएंगे कि महाराष्ट्र के जो संस्थापक थे वो व्यवहारिक रूप से कौन थे? सतवाहन ही थे। तीसरा आप जानेंगे कि महाराष्ट्र इज अ प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज। महाराष्ट्र क्या है? छोटे छोटे कई पठारों का पठार है। अब 3 स्टेटमेंट हो गए। आप देखिए कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे क्या करें? विच इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे 280 में। 280 क्या है? वार्ड्स लेक। ठीक है, वार्ड्स लेक, फान नोंगलेत पार्क और एलिफेंट फॉल, ये इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं, पर्यटन स्थल है। क्या क्या नाम है इनका? वार्ड झील, फान नोंगलेत पार्क और हाथी। ठीक है, द एलिफेंट फॉल। तो फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब होता है यूजुअली जलप्रपात, जहाँ से झरना टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं तीनों के तीनों, और किस राज्य में है आपको बताना है। हमारे पास ए है त्रिपुरा में है, बी है मेघालय में है, सी है आसाम में है और डी है अरुणाचल प्रदेश में है। मैं आपको बता दूं कि यह जो है बी मेघालय में है, तीनों के तीनों।
अब हम देखेंगे 281, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखना है, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है द खासी हिल्स एंड द जयंतिया हिल्स फॉर्म द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय। अब जो खासी हिल है, ठीक है, खासी हिल और जयंतिया हिल वो मेघालय का मध्यवर्ती और पूर्वी हिस्सा बनाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि गारो हिल्स फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेघालय, ठीक है, और गारो हिल है वो मेघालय के पश्चिमी हिस्से बनाते हैं। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा सही है। दोनों ही सही हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे एक टेंटेटिवली मेघालय खींचते हैं, ठीक है, तो मेघालय में 3 हिल्स हैं और एकदम से ये वाला हिस्सा हो गया। आप जानते हैं कि कोई भी अगर हम मैप खींचते हैं तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर में ईस्ट होता है और इधर में वेस्ट होता है। तो जब मेघालय का आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। गारो सबसे हो गया हमारे वेस्ट में, जयंतिया हो गया हमारे ईस्ट में और खासी हो गया हमारे सेंटर में, राइट। तो अगर इसको मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ, फिर से मैं खींच देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि ये बॉक्स हमारा मेघालय है तो इसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। एक हो गया हमारा गारो, खासी और ये हो गया जयंतिया। अब ये हो गया सेंट्रल, ये हो गया ईस्टर्न और ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो खासी हमारा कहाँ है? खासी बिल्कुल ही हमारा मध्य में है, बिल्कुल सही है। और पूर्वी भाग में क्या है? पूर्वी भाग में हमारा जयंतिया है। अब गारो जो है कहाँ पे है? वेस्ट में है, तो बिल्कुल ही सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 282, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मेघालय। कि नीचे दिए गए कुछ चीज़ें हैं, उनमें से कौन सा मेघालय से संबंधित नहीं है। एक है नॉर्केक नेशनल पार्क, 2 है बालपक्रम नेशनल पार्क, 3 है नोंगखिलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 4 है सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक है नॉर्केक नेशनल पार्क, 2 है बालपक्रम। मेघालय में कौन सा नहीं है? तो आप देखिए कौन सा नहीं है। आंसर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि आप पाएंगे कि कौन सा नहीं है, मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो मेघालय में ही हैं। मेघालय 2 नेशनल पार्क जिनका नाम है नॉर्केक और बालपक्रम, और ये दोनों ही नेशनल पार्क हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है नोंगखिलम और सीजू। तो ये चारों के चारों मेघालय में ही हैं। 283 हम देखेंगे फिर से यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज़ नॉट करेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्ट चुनना है, जो गलत है वो चुनना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हम देखते हैं कि मेघालय वॉज क्रिएटेड एज एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम इन 1970। ये कहता है कि 1970 में जो असम राज्य था, असम राज्य के अंदर से ही एक ऑटोनोमस स्टेट, मतलब कि स्वायत्त राज्य जो है वो बना था हमारा मेघालय। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ मेघालय केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972। अब जो मेघालय जो था पहले ऑटोनोमस स्टेट बना था, बाद में और असम के अंदर ही था, 1972 में यह पूरा एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तीसरा हम देखेंगे कि मेघालय लिटरली मीन्स द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मेघालय, देखिए इसमें मेघ धन आलय है। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मेघ प्लस आलय। मतलब कि मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ का मतलब होता है क्लाउड, और आलय का मतलब होता है घर, मतलब कि अबोर्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं हाउस, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। तो तीसरा तो हम मुझे सही लग रहा है, बाकी आप 2 बताइए कि क्या है इसकी सच्चाई, सही है गलत है। तीनों ही यहाँ पे सही है। चलिए 284 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिजोरम एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। मिजोरम के बारे में आप स्टेटमेंट देखिए और आप बताइए इनमें से सही कौन है। ठीक है, सही कौन सा है? नंबर 1 है, मिजोरम वॉज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टिल 1972। मिजोरम जो है 1972 तक असम का ही एक डिस्ट्रिक्ट था, जिला था। जब
1972 में ये क्या बन गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। फिर 1987 में केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके इसको पूरे राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसके लिए 1986 में एक मिजो नेशनल फ्रंट था, उसके द्वारा और भारत सरकार में एक काफ़ी मतलब हिस्टोरिक मेमोरेंडम हुआ था, आपस में समझौता हुआ था। उसी के बाद 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब देखिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। 285 हम जानते हैं, फर्स्ट एवर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। पहला नेशनल म्यूजियम भारतीय सिनेमा के लिए पहला राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है, ठीक है। ए है हमारा दिल्ली में स्थित है, बी मुंबई में स्थित है, सी बेंगलोर में स्थित है और डी चेन्नई में स्थित है। तो हम देखेंगे कि सही आंसर क्या है। यह है आंसर बी, मुंबई में स्थित है। क्या स्थित है, भारतीय सिनेमा के पहला राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 286, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट हमारा है, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि प्रवासी भारतीय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है वंस इन एवरी 3 years टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए हर एक 3 सालों में 3 साल पे 1 साल, मतलब कि 3 सालों में 1 साल, ये हर एक 3 सालों में 1 साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ताकि भारत सरकार जो है अपने यहाँ के जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, ओवरसीज OCI हैं, जो भी पहले मतलब जिनके माता पिता पहले भारतीय रहे हों और वो लोग जो हैं विदेशों में जाकर के रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। उनको पूरे अधिकार तो नहीं, लेकिन कुछ एक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो उनका मतलब दे आर नॉट एक्चुअली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन उनको ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स का नाम दिया गया है और उन्हीं के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हर एक 3 साल पे मनाया जाता है। हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये वाराणसी में मतलब बनारस में मनाया गया था। तीसरा हम देखते हैं जो PVT प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी 2019 के लिए, वो थी कि भारतीय डायोस्पोरा है। डायोस्पोरा फिर वैसे लोगों को कहते हैं कि जो भारत के लोगों और दूसरी जगहों पर रहते हैं। तो रोल ऑफ इंडियन डायोस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, कि नया भारत बनाने में जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं उनका क्या योगदान है, यह था जो 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसका थीम। तो आप जानिए इसमें सिर्फ 2 और 3 सही हैं क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर एक 2 साल पे मनाया जाता है। वहाँ पे क्या लिखा था, थ्राइस लिखा था, तो थ्राइस गलत है और 2 सालों में 1 साल मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है कि जो भी हमारे ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ इंगेज हो सकें। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं 287, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा, वुमनिया ऑन GM initiative would enable women entrepreneurs and women SHGs to sell items online। अब जो वुमनिया जो इनिशिएटिव है वो क्या करता है, जो भी औरतें उद्यमी हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रीज हैं या फिर इस टाइप का कुछ काम कर रही हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, उसका काम कर रही हैं, तो उन्हें अपने सामानों को ऑनलाइन बेचने के लिए सहायता प्रदान करता है कौन, वुमनिया ऑन GM। नेक्स्ट है कि द आइटम्स इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, जूट एंड कॉयर प्रोडक्ट, होम डेकोर एंड ऑफिस फर्निशिंग। अब कौन कौन से सामान इन औरत उद्यमियों या औरत सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा ऑनलाइन बेचा जा सकता है, इसके अंतर्गत सामान आते हैं जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मतलब कि आप पाएंगे कि हस्तकला या हथकरघा से रिलेटेड
या जूट से रिलेटेड या गृह सज्जा या फिर ऑफिस सज्जा के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये ऑनलाइन भेजेंगी। ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 288। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज़ करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। नंबर 1 है हमारा, खेलो इंडिया स्कीम इज बेस्ड ऑन गुजरात मॉडल ऑफ खेल महाकुंभ इन विच स्कूल्स एंड कॉलेजेस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट इन 27 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अब देखिए, अभी अभी कुछ एक दिनों पहले एक स्टार्ट हुई थी क्या, जिसका नाम दिया गया था खेलो इंडिया स्कीम। ठीक है, यह गुजरात मॉडल पे आधारित है और गुजरात मॉडल में ये क्या होता है, खेल महाकुंभ होता है। और खेल महाकुंभ के अंदर क्या किया जाता है कि गुजरात के अंदर के, ठीक है, और ये जो भी मतलब गुजरात के अंदर ही ये होता था खेल महाकुंभ, और इसके अंतर्गत क्या होगा, 27 डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, मतलब कि 27 अलग अलग खेलों में जो पूरे देश भर के पार्टिसिपेंट्स थे उनको बुलाया जाता था। तो ये खेलो इंडिया स्कीम जो है इसी मॉडल पे काम कर रहा है। इसमें क्या होगा कि 27 खेलों के लिए पूरे देश भर से जो खेल प्रतियोगी हैं अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों से उनको बुलाया जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इसके लिए इट हैज़ बीन फॉर्म्ड आफ्टर द मर्जर ऑफ राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। इसे 3 चीज़ों को मिला करके बनाया गया था। पहला क्या है कि राजीव गांधी खेल अभियान, दूसरा अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, और तीसरा है कि राष्ट्रीय खेल टैलेंट सर्च योजना के तहत इन तीनों को मिक्स कर दिया गया और बनाया गया है खेलो इंडिया स्कीम। अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। दोनों ही आप जान लीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है, जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि खेलो इंडिया स्कीम किस पे आधारित है, गुजरात मॉडल पे। क्या नाम है गुजरात मॉडल का, खेल महाकुंभ। कितने गेम्स होंगे खेलो इंडिया स्कीम में, 27 डिफरेंट गेम्स होंगे। और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी स्कूल और कॉलेज के बालक लोग हैं या बालिका लोग हैं वो लोग इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स होंगे। 289 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए कथनों को आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन 1 है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम जो है सबसे पहले इंप्लीमेंट की गई थी और इसको ऋतु बंदी स्कीम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। ठीक है, दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम किसान स्कीम ऑन 24 फरवरी 2019 इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री किसान योजना 24 फरवरी 2019 में को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च की थी। ठीक है, देखिए दोनों ही आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है मतलब आपको कंट्रोवर्शियल। पहला जो है पीएम किसान योजना जो है सबसे पहली बार ऋतु बंदी स्कीम के नाम से तेलंगाना में शुरुआत की गई थी, इसको लागू किया गया था। और क्या कहा जा रहा है कि लॉन्च किया गया पीएम की किसान स्कीम को 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने विचार का, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बताइए कौन से सही है। चलिए मैं ही बताता हूँ कौन सा सही है। दोनों ही सही है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देखिए। पीएम किसान स्कीम सबसे पहले ऋतु बंधु स्कीम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई थी। बाद में 1 फरवरी 2019 को 2019 में एक यूनियन बजट को जब पेश किया जा रहा था, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, उसमें पीयूष गोयल साहब ने अनाउंस किया कि यह स्कीम जो होगी ये सिर्फ ऋतु बंधु जो कि सिर्फ तेलंगाना में था उसको बढ़ा करके पूरे देश भर के लिए नेशन वाइड प्रोजेक्ट होगा ये। और बाद में यही बात कि यह नेशन वाइड हो गया है, सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित नहीं है, इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इस बात को रखा था और पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया था पूरे देश भर के लिए। 290 हम देखते हैं। ई औषधि पोर्टल फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ई औषधि पोर्टल जो है ये ऑनलाइन लाइसेंसिंग के लिए एक पोर्टल है। किसके लिए? नंबर 1 है आयुर्वेद औषधियों के लिए है, ये 2 सिद्धा औषधियों के लिए है, 3 यूनानी औषधियों के लिए है और
4 होम्योपैथी औषधि के लिए। ई औषधि पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है, सही आंसर क्या होगा? ये है 1, 2, 3 एंड 4, चारों के लिए ही है। जो ई औषधि पोर्टल है यह ऑनलाइन लाइसेंस है, चाहे आयुर्वेद दवाएं हैं, सिद्धा दवाएं हैं, यूनानी दवाएं हैं या होम्योपैथी मेडिसिन है। क्या इसमें इंक्लूडेड नहीं है? एलोपैथी इंक्लूडेड हमारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है, कि ई औषधि के तहत एलोपैथी की भी दवाएं बिकती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट 291 हम देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वॉज इनोग्रेटेड इन। अब राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भोपाल, ठीक है, भोपाल में। फिर उसके बाद से क्या है? इंदौर में, और उसके बाद से क्या है? जोरहाट में, और 4 दिल्ली में। हमारे पास क्या होना चाहिए? ये आंसर ए, ओनली 1 एंड 3 जो है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वॉज इनोग्रेटेड भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड जोरहाट इन आसाम। मतलब 2 जगहों पे ये किया गया है। एक तो जोरहाट में, जो कि हमारा यहाँ पे आप जानते हैं कि जोरहाट जो है वो आसाम में है, ठीक है, आसाम में यहाँ पे लिखता हूँ, और भोपाल कहाँ है? एमपी में है। तो वहाँ पे क्या किया गया? राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 292। न्यू सीरीज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स वर रिलीज इन डेनोमिनेशन ऑफ ₹2, ₹10, ₹20, ₹1। देखिए, एक तो हमारे अंधे लोग होते हैं, दृष्टि बाधित लोग, उनके लिए, ताकि वो सिक्कों को अच्छे से पहचान सकें, एक किस मूल्य वर्ग के, किस डिनोमिनेशन के सिक्कों को जारी किया गया था, ताकि वो ऐसे अगर पहचान सकें तो उसको हाथों से छू करके ही पता लगा लें कि ये कितने का सिक्का है। तो 2 रुपये के सिक्के ऐसे जारी किए गए थे, 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए थे, 20 रुपये के और 1 रुपये का। सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा, क्या आंसर होगा? D 1, 2, 3 एंड 4, चारों ही प्रकार के सिक्के ऐसे जारी किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई सीरीज ज्वाइन कराई है, जिससे कि 1, 5, 10 और 20 ये जो रुपए हैं, ये सारे जो हैं मतलब ऐसे बनाए जाएंगे ताकि उसको अंधे लोग भी ऐसे हाथ से अंदाज़ा लगा के पता कर लें। 1, 5, 10 और 20, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है स्टेटमेंट हमारा, बुक टाइटल मन की बात, सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो वॉज रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली, कि एक मन की बात शीर्षक वाली एक पुस्तक जो कि मतलब एक सामाजिक क्रांति के लिए है, वह मन की बात सोशल रिवोल्यूशन, इस किताब का नाम है सामाजिक क्रांति मन की बात। इसकी शीर्षक वाली बुक किताब नई दिल्ली में जारी की गई थी। अब हम जानते हैं दूसरा कि दिस बुक इज बेस्ड ऑन 51 एपिसोड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर हार्ट टू हार्ट टॉक विद द सिटीजंस ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो। यह जो किताब है यह ऑल इंडिया रेडियो पर हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर ने समय समय पर लगभग 51 एपिसोड्स में बात किया है, अपनी मन की बात को भारत के नागरिकों के सामने रखा है, उसी सारे 51 एपिसोडों का संकलन है यह किताब। अब हम देखेंगे कि इनमें से सही कौन सा है। ए, ओनली 1 जो है सही है और 2 गलत है, क्योंकि ये बात तो सही है कि दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था, ऑल इंडिया रेडियो ने ही यह किताब जो है मन की बात, ठीक है, इसका उद्घाटन किया था और मतलब इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और दूसरा है कि यहाँ पे 51 एपिसोड की बात की जा रही है, 51 एपिसोड नहीं होगा और यहाँ पे क्या होगा 50 एपिसोड जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे देश के नागरिकों से बात की है वहाँ पे अपनी मन की बात को रखा है, उसी का संकलन है यह मन की बात। तो इस तरह चूँकि वहाँ पे 51 लिखा है इसलिए बी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें 294। कुंभ मेला इंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुंभ मेला जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, किस रीजन की वजह से? पहला तो है कि लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान है वहाँ पे, कि इतना बड़ा भीड़ और इतने बड़े मतलब ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। दूसरा है कि लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव, वहाँ पे इतने बड़े लोगों की संख्या को भी
ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तीसरा है कि लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट। अब कुंभ मेले में जो है किसी भी पब्लिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पे लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज है, ये सबसे बड़ी पेंटिंग एक्सरसाइज है। तो ये तो बिल्कुल ही आपको लग ही रहा होगा कि ये गलत है। बाकी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सही है। लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो बात है यह तीनों ही सही है। जो मैं आपको गलत काट रहा था वो आपको बस आपके विवेक को, विचार को चेक करने के लिए था। यहाँ पे देखिए कुंभ मेला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। किसके लिए? सबसे पहली बात तो वहाँ पे बहुत बृहत जो है भीड़ प्रबंधन या फिर यातायात प्रबंधन किया गया। दूसरा है कि बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। और तीसरा है कि लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज, और किसी सार्वजनिक स्थल पे इतना बड़ा पेंटिंग का अभ्यास दूसरी जगह पे नहीं हुआ था। इन तीनों कारणों की वजह से कुंभ मेला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। कुंभ मेला कहाँ पे होता है आपको पता है? हम सभी जानते हैं कि अब ये होता है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। और कहाँ है? पहले इसका नाम था इलाहाबाद, जो कि अब चेंज हो चुका है। और ये कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। 295 हम देखेंगे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन धन स्कीम। अब वन धन स्कीम के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को हमको ध्यान से देखना है और उसके बाद से आपको बताना है। हम देखते हैं कि जो वन है वो ये है कि द स्कीम एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ माइनर फूड प्रोडक्ट्स। वन धन स्कीम जो है वो खासकर ध्यान देती है कि जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग या जो वनों में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, वो माइनर फूड प्रोडक्ट्स, मतलब कि वनों से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे उत्पाद का आराम से उसको इकट्ठा कर सके और उनको मतलब वो कुछ भी गैर कानूनी न माना जाए। जैसे शहद हो गया, जलावन की लकड़ी हो गई, फ्रूट हो गए, फल हो गए, ये सारी चीज़ है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन योजना इज एडमिनिस्टर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब जो वन धन योजना का लागू होना है यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है, उनके द्वारा यह लागू किया जाता है, मतलब इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अब आप देखिए बोथ 1 और 2 दोनों ही हमारे यहाँ पे सही है। 296 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। स्टेटमेंट 1 है हमारा समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। समग्र शिक्षा जो है वह स्कूल में जो पढ़ाई होती है, स्कूल एजुकेशन के लिए, शिक्षा विद्यालयों के लिए, आप जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, एकीकृत योजना है। ध्यान दीजिए, एकीकृत योजना है समग्र शिक्षा। दूसरा है कि यह प्री स्कूल से, मतलब कि आप नर्सरी से क्लास से लेकर के, जो छोटे बच्चे 1 से पहले जो नर्सरी LKG UKG होता है वहाँ से लेकर के क्लास 12वीं तक इसको एक्सटेंड किया गया है, प्रसारित है। अगला है कि इट सबज्यूम्स द 3 स्कीम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। इसके अंदर 3 अभियानों को मिला दिया गया है। पहला अभियान सर्व शिक्षा अभियान को मिलाया गया है, दूसरा अभियान राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान को मिलाया गया और तीसरा शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाएं जो हैं उन तीनों को मिला दिया गया है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। आप जानिए 1, 2, 3 तीनों ही हमारे सही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं फिर से कर दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। समग्र शिक्षा जो है वह स्कूल एजुकेशन पे एक इंटीग्रेटेड स्कीम है और यह प्री स्कूलिंग से लेके कक्षा 12वीं तक इसमें शामिल है। इसके अंदर 3 जो पहले से अभियान योजनाएं चल रही थी उनको मिला दिया गया है। पहला था सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, तीनों को मिला दिया गया। और यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत यह आता है। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं 2019 का भारत रत्न किसको दिया गया? 1 प्रणब मुखर्जी को, 2 नानाजी देशमुख को और 3 भूपेन हजारिका को। सोचिए, बताइए। चलिए मैं आपको बता दूं, डी है 1, 2, 3, 4। आप जानिए कि
हमारा भारत रत्न जो है वो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड नहीं है, सिविलियन अवार्ड है। और यह फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को दिया गया। उसके अलावा नानाजी देशमुख जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे उनको मृत्युपरांत दिया गया है, और सिंगर भूपेन हजारिका इनको भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीनों ही सही हो गए। नेक्स्ट हम जानते हैं 298। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को आप देखना है और बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। हमारे पास स्टेटमेंट है पहला, फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे। मतलब कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया आंदोलन, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। फिर दूसरा है कि इट वॉज लॉन्च ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। इसे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर लॉन्च किया गया था। तो हमारे पास 1 और 2 दोनों हो गए। अब हम देखते हैं कि इसमें से हमारे सही कौन से हैं। दोनों ही 1 और 2 हमारे सही हैं। 299 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जन औषधि सुगम। जन औषधि सुगम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट 1, जन औषधि सुगम एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल आप सभी चलाते हैं, स्मार्टफोन, तो आप पाएंगे चाहे आप कोई सा भी विंडोज़ ले लीजिए या फिर एप्पल ले लीजिए या फिर एंड्रॉयड ले लीजिए, तो यह इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जन औषधि सुगम। फिर दूसरा हम देखते हैं कि इट विल हेल्प पीपल टू सर्च जन औषधि जेनरिक मेडिसिन। यह जन औषधि जेनरिक मेडिसिनों को आसानी से खोजने के लिए, मतलब लोग इसको आसानी से खोज पाएंगे। तीसरा हम जानेंगे कि इट विल ऑल्सो हेल्प पीपल टू लोकेट जन औषधि केंद्र थ्रू गूगल मैप। अब यह चूँकि मैंने आपको बताया कि यह एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, यह लोगों को हेल्प करेगा ताकि अगर कहीं पे लोग सीधे जाकर के जन औषधि को ख़रीदना चाहते हैं तो गूगल मैप के द्वारा उनको उस जन औषधि केंद्र की लोकेशन बताई जाएगी। फिर अब हम देखते हैं कि इनमें से तीनों में से सही कौन सा। आप जानिए तीनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 300। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज करेक्ट। कथनों को ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिए और आप बताइए इसमें सही कौन सा है। नेशन वाइड पर्यटन पर्व वॉज इनॉग्रेटेड टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। अब नेशन वाइड एक पर्यटन पर्व जो मनाया गया था वह 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की पे इसको मनाया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मनाया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे कि द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड पर्यटन पर्व टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ देखो अपना देश। यह है कि पर्यटन पर्व के पीछे जो अंतर्निहित विचार है वो ये था कि देखो अपना देश, कि हमारे देश को लोग देखें। फिर से स्टेटमेंट में पहला ध्यान दे दीजिए कि राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व का उद्घाटन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। ठीक है, बताइए दोनों में से सही कौन सा है। आप पाएंगे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इस तरह से हमने अभी तक टोटल 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इंडिया ईयर बुक के। आई होप कि यह पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। आप इसको देखते रहिए और हमारे @study for civil services ट्विटर पे बिल्कुल ही ज्वाइन कीजिए। चाहें तो हमारे जो 100 डेज़ का जो कोर्स चल रहा है यूपीएससी के लिए, बिल्कुल ही क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल नॉमिनल फीस है। स्टार्ट में आपको 2 नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल कीजिए, पता कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।